हाँ जी, तो आज की टू डू लिस्ट के अंदर है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 2 थ्योरम करने वाले हैं। मैं और बता ही देता हूँ आपको पूरी डिटेल कि हम थ्योरम नंबर 10.6 थ्योरम नंबर 10.7 को समझेंगे, प्रूव भी बता दूंगा आपको मैं। एग्जाम्पल 2 करने वाले और 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2, 3 दोनों एक नेचर के हैं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और क्वेश्चन नंबर 5 भी नेक्स्ट में करेंगे। सेकेंड थिंग, जो बच्चा देख रहा है इस चीज़ को तो बता देता हूँ बेटा, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, अच्छा काम की बात ये आती है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका हो चुका है, एक कंस्ट्रक्शन बाकी है जो कि सिलेबस में नहीं है, तो उसको अपन अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं, बाद में करा देंगे। यानी कि कौन सा वाला, जिसमें बेस गिवन हो और पेरीमीटर वाला जो है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। किसी के सिलेबस में अगर वो आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं अभी बना दूंगा, वरना एक वीक रुक कर बना के डाल दूंगा उसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, प्रोबेबिलिटी का पूरा बेसिक्स जो आपका होता है 7th क्लास में पढ़ के आया हो, 8th क्लास में पढ़ के आया, वो पूरा रिवीजन मैंने टीचमेंट ऐप के ऊपर जो अपना क्लासरूम है वहाँ पे मैंने कवर करा दिया है। तो आप क्लासरूम ज्वाइन करके वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है पूरा लाइव क्लास की। 2 क्लासेज है, आराम से 1.25 घंटे के आसपास की क्लासेज मिल जाएंगी, 1 घंटे के आसपास की होगी, आपका आराम से कवर हो जाएगा। प्लस जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसका पूरा डिस्कशन है वो मैं यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर बना के पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो 9th जिसको पढ़ना है वो सिर्फ यहाँ से पढ़ सकता है, और जिसको बेसिक्स भी कवर करने अच्छे से ताकि 10th में प्रॉब्लम ना हो, वो वहाँ पे जाके देख सकता है उस चीज़ को। नाउ कम टू दिस पॉइंट कि आपका सिलेबस का जो डेडलाइन दी हुई थी उसी डेडलाइन तक कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब हम बात करते हैं थ्योरम 10.6। तो 10.6 और 10.7 क्या बोल रही है, तो कोड से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले समझ लो इस चीज़ को कि मान लीजिए किसी सर्किल में 2 कोड है, एक कोड ये है और एक कोड ये है, और बोला हुआ है कि दोनों कोड का लेंथ इक्वल है। ये अगर आपको गिवन हो तो मान के चलना कि जो हम प्रूव करने हैं तो इन दोनों कोड का जो जिनका लेंथ इक्वल होगा उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी टेढ़ा करके मेजर नहीं किया जाता, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब क्या है, पूरा हम समझो कि मान लीजिए आपके पास में एक कोड है AB और एक कोड है CD। ठीक है, और अगर हमें ये गिवन हो, क्या गिवन हो कि भाई AB जो है वो CD के इक्वल है, यानी दोनों कोड का जो लेंथ है वो इक्वल है, तो दोनों कोड सेंटर से भी सेम डिस्टेंस पे होंगे। इस बात को प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझो पहले कि मान लीजिए सेंटर ये है, मैंने सेंटर से इतना दूर पे कोड बनाया, तो सेंटर इतना दूर, आपको दोनों कोड अगर लेंथ इक्वल नज़र आ रहे हैं तो डिस्टेंस भी लगभग सेम होगा, इनका लगभग सेम होता है, एग्जैक्टली सेम ही होगा। जैसे जैसे मैं कोड को पास लेके जा रहा हूँ सेंटर के, तो सेंटर से डिस्टेंस ये हो गया, तो इतना ही सेम डिस्टेंस पे जो दूसरा कोड होगा उसका लेंथ इसके साथ में सेम होगा। ठीक है, सेंटर के और नज़दीक लेके गया तो सेंटर के पास जा रहे हो तो कोड का लेंथ इंक्रीज हुआ, तो दूसरी साइड की भी अगर बात करूँ तो जो सेम डिस्टेंस पे उधर कोड होगा उसका ही लेंथ सेम होगा। यानी कि इक्वल लेंथ के जो कोड होते हैं, कि कोड का लेंथ आपको पता है वेरी करता रहता है, कम ज़्यादा होता रहेगा, जितना जितना आप दूर जाओगे उसका लेंथ और कम होगा। देखो, ठीक है, जितना पास जाओगे लेंथ इंक्रीज हो रहा है। समझने की कोशिश करो, सेंटर से जितना दूर है, अगर हम सर्किल की बात करें, सेंटर से जितना दूर होगा कोड उसका लेंथ कितना छोटा है, सेंटर के जितना पास जा रहे हो उसका लेंथ इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपको एक रिलेशन समझ में तो आ गया होगा यार, कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो चक्कर है कि सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग उसका लेंथ चेंज हो रहा है। तो इससे हमें कॉमन सेंस भी समझ में आता है कि यार सेंटर से जितना दूर उतना छोटा, तो जितना दूर उतना छोटा तो किसी भी साइड में हो सकता है वो। ठीक है, तो सेंटर से जितना दूर उतना छोटा, सेंटर जितना पास उतना बड़ा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है सेंटर के साथ जो डिस्टेंस है और उसकी लेंथ में कुछ तो चक्कर है, और वो चक्कर यही है कि अगर हम कितनी भी कोड ले लें, 2 कोड क्यों, आप कितनी कोड ले लो, मान लो मैंने 10 कोड बनाई इस सर्किल के अंदर, वो 10 की 10 कोड सेंटर से सेम डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो सबका लेंथ सेम होगा। या आप उल्टा बोल सकते हो इस चीज़ को, दोनों थ्योरम को एक साथ कवर कर रहा हूँ मैं, उल्टा भी बोल सकते हो आप इस चीज़ को कि अगर 10 कोड बनी हुई है और सबकी लेंथ अगर इक्वल है, ठीक है, तो सबकी लेंथ अगर इक्वल है तो सबकी सब सेंटर से सेम डिस्टेंस के ऊपर बनी हुई होंगी। अगर सेंटर के साथ में डिस्टेंस में चेंज हुआ तो लेंथ में ऑब्वियसली चेंज होता रहता है, आपको पता है, दिख रहा है यहाँ पे। तो सेंटर से सेम डिस्टेंस के ऊपर कोड है तो उन सबकी लेंथ इक्वल होती है, और सेंटर से क्या बोलते हैं, कुछ कोड हैं जिनकी लेंथ अगर इक्वल है तो सबकी सेंटर से डिस्टेंस सेम होती है। दोनों थ्योरम मैंने आपको कंसेप्ट कवर करा दिया है, प्रूव आप समझ सकते हो और खुद से करना है प्रूव आपको कि मान लीजिए एक कोड ये है और एक कोड ये है। ठीक है, गिवन है अपन को AB इक्वल टू CD, और आपको प्रूव करना है कि इस O के साथ में जो इसका डिस्टेंस है, मान लो ये M, OM जो डिस्टेंस है वो ON के इक्वल है। तो आपको प्रूव ये करना है
कि ओ एम इक्वल टू ओ एन। समझते चलो, खुद से ही करोगे आप इसका प्रूव, मैं आपको सिर्फ हिंट दे के जाऊँगा और हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको अगर प्रूव करना है कि मुझे ओ एम इक्वल टू ओ एन, और आपको एक चीज़ पता होगा डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर बनाया मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, अरे यार सेंटर से जो परपेंडिकुलर डलता है कोड पे वो उसको बाइसेक्ट करता है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा मतलब ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा, ओके ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा। सर आपने सेम टिक क्यों लगा दिया, ये इसके इक्वल है, समझ में आता है, सिंगल टिक लगाया। अगर आप इस पर भी सिंगल टिक लगा रहे तो उससे तो ये भी समझ में आता है कि ये वाला हिस्सा इसके इक्वल, ये वाला हिस्सा चारों इससे इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। क्यों, जब पूरा पूरा पोर्शन अगर इक्वल है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो 10 का हाफ 5, ये भी हाफ 5, ये भी हाफ 5, ये भी हाफ 5, सारे सेम होंगे। ठीक है, ये काम आते हैं क्वेश्चन करने में। अच्छा मुझे प्रूव ये करना है, क्या प्रूव करना है मुझे प्रूव ये करना है कि ओ एम इक्वल टू ओ एन। यार ओ एम इक्वल टू ओ एन प्रूव करने के लिए कुछ ट्राइंगल जैसा बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। आपने इसको यहाँ से ज्वाइन किया और आपने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, आप इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, CPCT से आपका ओ एम इक्वल टू ओ एन आ जाएगा। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं? यार एक चीज़ ये साइड इसके इक्वल है, बिल्कुल सही है, ओके। दूसरी चीज़ ए एम इक्वल टू ओ एन आपने ले दिया DN, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यार एक चीज़ और बताओ मुझे, ये ओ ए इक्वल टू ओ डी होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि रेडियस है। ठीक है, दो साइड पता लगी, अपन को दो चीज़ें पता लगी, यार ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है। अच्छा 3 चीज़ें पता लगी, ठीक है। तो राइट एंगल पता लग गया, हाइपोटेनस पता लग गया, और एक साइड राइट एंगल हाइपोटेनस एक साइड, तो दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। और जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं आप लगा दोगे CPCT, और CPCT आगे दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली इन द सेम वे आप इसका जो कन्वर्ज है नेक्स्ट थ्योरम, यानी 2 थ्योरम हो गई। कौन सी थ्योरम? पहली थ्योरम ये कि अगर इक्वल लेंथ की कोड है तो सेंटर से सेम डिस्टेंस भी होंगी। कन्वर्ज, अगर सेंटर से सेम डिस्टेंस पे मैंने काफ़ी सारी कोड बना दी तो सबका सब क्या होगी? इक्वल लेंथ की होंगी। दोनों थ्योरम आप खुद से प्रूव कर सकते हो। समझ गए बात को? इतना तो डेवलप हो ही गया होगा कि आप खुद से कर पाओगे। नाउ कम टू एग्जाम्पल, ठीक है। स्टेटमेंट भी याद रखने थ्योरम के, प्रूव भी खुद से करना है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 2। बड़ा शानदार एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल 2 से रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसका एडवांस मान लो आप। तो एग्जाम्पल 2 आज समझा रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आए तो आप खुद से भी समझ सको, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 ये बोल रहा है कि 2 इंटरसेक्टिंग कोड है सर्किल के अंदर, ओके जी। 2 कोड है सर्किल के अंदर, कहीं ना कहीं मिल रही होंगी, बहुत अच्छी बात है, मिल सकती हैं। वो इक्वल एंगल बना रही है डायमीटर के साथ में, ओके, डायमीटर साथ में इक्वल एंगल बना रही है और डायमीटर पास कर रहा है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, प्रूव करो कोड इक्वल है, ओके। क्या कह रहा है? समझो सिचुएशन को कि एक सर्किल है, सर्किल में है 2 कोड जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने मान लिया ये 2 कोड एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। एक कोड है मेरे पास में AB, एक कोड है मेरे पास CD, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओके जी। दोनों कोड इक्वल एंगल बना रही है, किसके साथ में? एक डायमीटर के साथ में। डायमीटर तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ यहाँ से ही, ठीक है, तो डायमीटर जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करते हुए जा रहा है, तो सेंटर से पास कराना जरूरी है भाई, डायमीटर है, ठीक है। तो ऐसा डायमीटर जो सेंटर से तो पास करेगा, ऑब्वियसली करेगा, सेंटर से पास नहीं करेगा, डायमीटर किस नाम का? दूसरा वो डायमीटर इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के साथ भी बन रहा है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोड है डायमीटर के साथ एंगल, डायमीटर के साथ एंगल कैसे बना रही है कोड? तो आपने ध्यान से देखा, ये डायमीटर है और ये कोड जो CD वाली है ये ऐसे जा रही है डायमीटर से, ऐसे। तो क्या बोल सकते हो कि ये एंगल डायमीटर के साथ बना हुआ है इसका? हाँ ठीक है। ऐसे ये वाली कोड जो AB है वो डायमीटर के साथ में इतने एंगल पे है, नीचे की साइड में ये वाला एंगल। तो आपको इन दोनों एंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सेंटर O मान लिया, मान लेते इंटरसेक्टिंग पॉइंट M है, ठीक है जी। और हमें गिवन क्या है कि जो कोड्स हैं वो डायमीटर के साथ में इक्वल एंगल बना रही है। तो एक बार मैं पढ़ लूँ दोबारा, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं लिखी, कि 2 इंटरसेक्टिंग कोड है, बिल्कुल बना दी। इक्वल एंगल बना रही है विद डायमीटर, डायमीटर के साथ में इक्वल एंगल बना रही है, मतलब ये वाला टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल है, वो तो बोले नजर भी आ रहा है, सिंगल टिक मारा है आपने, ठीक है। प्रूव दैट कोड आर इक्वल। टू प्रूव करने वाला पोर्शन कौन सा है? तो हमें प्रूव करना है कोड्स की पूरी लेंथ इक्वल है। तो ये वाली थ्योरम भी, ये भी एक थ्योरम जैसा ही बन गया। रिजल्ट आप याद रख सकते हो किसी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। AB इक्वल टू CD, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है भाई। कैसे करें? कोई हिंट? तो भाई आप हिंट सिंपल सा मान लो कि अभी अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी है, हो सकता है वो काम आ रही हो। क्या?
कि आपको ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है, आपको कोड की लेंथ इक्वल प्रूव करनी है। कुछ दिमाग में आया यार? कोड की लेंथ इक्वल तब होती है जब सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हो। अभी भी तो पढ़ा, ठीक है। अच्छा, मतलब मुझे कोड को बताना है कि ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पे बनी हुई है। अगर मुझे जैसे पता लगेगा कि ए बी और सी डी का डिस्टेंस सेंटर से सेम है, मैं बोल दूंगा कि एज वी नो दैट कि इफ कोड्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो उनका लेंथ क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। चलो, इससे मुझे रास्ता दिखना चालू हुआ। क्या रास्ता दिखा कि यार मुझे इनका सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है। और सेंटर से डिस्टेंस कैसे पता लगता है? किसी भी कोड का सेंटर से डिस्टेंस होता है उस कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डालना, ठीक है। वो परपेंडिकुलर ही उसका डिस्टेंस होता है। मैं बोलूँ इस कोड का सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो, ये इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अरे सेंटर तो ये रहा पास के पास, ले डालना इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ डाला और एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ डाला, ठीक है। और मान लेते इसका नाम रख लेते हैं P और इस पॉइंट का नाम रखते हैं Q। अच्छा, मतलब मेरा टास्क ये ना होकर ये हो गया कि मुझे इस डिस्टेंस OP और OQ को सेम प्रूव करना है। जैसे मैंने बोला कि ये OP और OQ है इक्वल, इसका मतलब सेंटर से डिस्टेंस हो गया इक्वल, और जैसे सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा ऐसे हम स्टेटमेंट लगा देंगे थ्योरम वाला कि भाई सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कोड भी इक्वल होगी। मतलब अपनी जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी लाइन को प्रूव करने की थी वो एक छोटी सी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई कि मुझे जस्ट OP और OQ को प्रूव करना है इक्वल। समझ गए? तो कंस्ट्रक्शन वर्क लिख लेंगे खुद से, ठीक है। तो अपना टास्क क्या हो गया? नाउ माई टास्क इज OP इक्वल टू OQ को प्रूव करना है। ये प्रूव कर दूं तो फिर तो हो गया काम सारा का सारा। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम के छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करते चलते हैं और उस लेवल तक लेके आते हैं जिस लेवल तक आपकी नॉलेज काम आ जाती है, ठीक है। नाउ यार OP इक्वल टू OQ कैसे प्रूव करूं? पूरे ट्राइंगल रहे ना दो, ठीक है। तो मैं समझने के लिए जस्ट आपके लिए इन दोनों ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, ठीक है जी। ये अपना O पॉइंट है, ये अपना P पॉइंट है, ये अपना M पॉइंट है, ये अपना Q पॉइंट है। जस्ट आपके समझने के लिए मैंने ट्राइंगल को थोड़ा सा बाहर बना दिया और ये लाइन जा रही है ऐसे। मतलब मुझे इस OP को और OQ को इक्वल प्रूव करना है इन दोनों ट्राइंगल में। तो इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा दो तो बन जाएगा इक्वल। अगर इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाने 3 चीज़ें चाहिए हमें। क्या क्या गिवन है? बोले जी बस इतना गिवन है कि ये इसके इक्वल है। ओके, शानदार, बहुत अच्छे। और क्या गिवन है? बोले हमने 90 बनाया है अभी अभी, ठीक है जी। तो यार एक बात बताऊं, जब ये एंगल इसके इक्वल है, ये 90 के इक्वल है और MO इक्वल टू MO है, क्यों है? कॉमन है। तो दो एंगल और एक साइड और साइड का इंक्लूडेड होना कोई जरूरी नहीं है। मैं बता देता हूँ, बुक के अंदर फालतू का रायता फैलाया है इसके अंदर NCERT में। उन्होंने क्या करा है, बड़ी मेहनत करके बताया है कि जब ये दो एंगल हो गए तो थर्ड वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, और उसके बाद वो लगा रहा है ASA। ASA की सिंपल कंडीशन है, ASA में साइड का इंक्लूडेड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बट ऑब्वियस वो हो जाती है अपने आप, क्योंकि जब दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली होना ही होना है, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो आपको प्रूव करने की नीड नहीं है उसको, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि SAS में एंगल का इंक्लूडेड होना मस्ट है, बल्कि ASA में साइड का इंक्लूडेड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली हो जाती है। अगर दो एंगल इक्वल थर्ड अपने आप हो जाता है तो वो हो जाएगा। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। एंड MO इक्वल टू MO, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली बाई ASA? आज समझा ही रहा हूँ मैं आपको, खुद से लिखोगे आप डिटेल, ठीक है। तो बाई ASA दो एंगल और एक साइड, RHS मत लगा देना, 90 डिग्री देखते बच्चे लालच करते हैं RHS। अरे RHS में दो साइड चाहिए होती है, हाइपोटेन्यूस एंड साइड, हमें एंगल पता है। जैसे ही मुझे पता लगा तो ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या OPM, ट्राइंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब मैं कौन सा लगाऊं? सर आप O से चालू किया, 90 से मुड़े और सिंगल टिक पे, तो O से चालू 90 मुड़े सिंगल टिक, तो OQM, ठीक है। और यहां से क्या OP इक्वल टू OQ निकला कि नहीं निकला? बाई CPCT। तो बाई CPCT आपने प्रूव कर दिया OP इक्वल टू OQ। और अब आप स्टेटमेंट लिखोगे एज, ये इक्वल निकले कि नहीं निकले? तो एज डिस्टेंस ऑफ कोड AB एंड CD फ्रॉम सेंटर आर सेम, सो दे विल बी इक्वल। प्रूव तो कुछ नहीं था इसके अंदर, डायग्राम समझना था। उसके बाद आपको प्रॉब्लम इसको बजाय अपना फोकस चला गया इन दोनों को इक्वल करने, वो मैंने आपको जूम करके बाहर निकाल के दिखा दिया है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से। इससे अपनी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अभी आपको ये वाला रिजल्ट थोड़ा याद रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में यह काम आएगा। तो रिजल्ट याद भी सिंपल सा यार, कि सेंटर से अगर सेम एंगल बना रही होंगी तब भी कोड क्या होंगे, इक्वल। तो आज हमने 3 रिजल्ट देखे हैं। कौन सा? कि कोड की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से सेम डिस्टेंस होता है, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे जितनी कोड्स होती है उन सबकी लेंथ इक्वल होती है, और अगर दो कोड कहीं इंटरसेक्ट कर रही है और डायमीटर उनसे पास होते हुए जा रहा है तो डायमीटर साथ में सेम एंगल बना रही है
तो भी कोड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब बड़े सिंपल क्वेश्चन है आज के, आपके ब्रेन पे ज़्यादा लोड ना देते हुए मैंने टफ वाले क्वेश्चन आज के लिए स्किप किए हैं और आज हम ले रहे हैं सिंपल क्वेश्चन। और इनमें जो क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा, कौन सा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको लास्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा प्यारा रिजल्ट निकल के आएगा, कहेगा अरे ये क्या हो गया, ऐसा कुछ रिजल्ट आने वाला है। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, 2 सर्किल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। देखो अभी अपन इसको जनरल बनाएंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं जनरल तरीका इसको सॉल्व करने का। इसमें एक पर्टिकुलर केस बनेगा, कुछ टीचर सिर्फ वो पर्टिकुलर केस ही बताते हैं और उस चक्कर में होता क्या, बच्चे का कंसेप्ट ये रह जाता है कि इस टाइप का अगर कोई और क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। आप सिंपल चीज़ बताओ, 2 सर्किल है, वो एक पॉइंट पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सर्किल क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है आपका, और एक दूसरा सर्किल है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हो गए इनके कॉमन कोड, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं O, ये पॉइंट मान लेते हैं O', ठीक है जी। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो गया M, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अपन ने एक रिजल्ट देखा था, इसमें रिजल्ट याद रखना जरूरी होता है इन चैप्टर में। हमने देखा था कि जो अगर 2 सर्किल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है ये कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इस थ्योरम को। इसका मतलब सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस कोड को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगी, एज वेल एज यहाँ 90 डिग्री बनेंगे। याद आ रहा है रिजल्ट? अगर पढ़ रहे हो सीरियसली तो याद आएगा कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो कॉमन कोड जो होती है उस कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। हमने प्रूव किया था इस चीज को, ठीक है। नाउ इसने बोला ये बड़ा वाला सर्किल मान लेते हैं, छोटा सर्किल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमें जो गिवन पार्ट है वो गिवन है जो O डैश है दैट इज 4 सेंटीमीटर। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई बच्चा कहेगा हमें तो हमारे टीचर ने अलग तरीके से कराया सर, इसका डायग्राम अलग बनता है। भाई वो डायग्राम एक पर्टिकुलर केस में बनाना दिखाया होगा आपको, जनरल डायग्राम ये बनेगा और हम जनरल से ही सोल्व करेंगे क्योंकि वैल्यू पे डिपेंडेंट थोड़ी हमारा डायग्राम बनेगा, उसका वैल्यू जो होगी वो अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। नाउ हमें पूछा क्या है उसने, हमें पूछा है उसने कि इस कॉमन कोड की लेंथ बताओ, मुझे ए बी फाइंड करना है। ए बी कितना होगा यार, एक बात बताओ, ए बी जो होगा देखा जाएगा। पहले बता दो ए बी के 2 इक्वल टुकड़े हैं कि नहीं है, बोलो जी बिल्कुल है। इसका मतलब जितना ए एम होगा उतना ही एम बी होगा, बिल्कुल होगा। मतलब मैं अपना पूरा टारगेट अगर ए एम फाइंड करने पे लगा दूं या एम बी फाइंड करने पे लगा दूं, उसका डबल कर दूं तो पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा क्योंकि 2 इक्वल टुकड़े पड़े हुए हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं समझने के लिए, अब समझना, तो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है कि नहीं है, बोला जी बिल्कुल गिवन है। और ये रेडियस जो है ये 3 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है, ठीक है। यार राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 5 और 3 दिख रहा है और ये O डैश पूरा 4 है। तो अगर O डैश पूरा 4 है, उस पूरे में से अगर मैं इतना पोर्शन, ध्यान से देखना, इस पोर्शन को एक लाइन नीचे बना के दिखा रहा हूँ दोबारा से आपको, ये है O, ये है O डैश, ये है M, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पूरा 4 है, अगर मैंने इसको x मान लिया, जैसे अगर ये 4 है, अगर ये 1 है तो ये 4 - 1 होगा 3। पूरे 4 में अगर ये 2 होता तो ये 4 - 2 होता, ये 3 होता तो 4 - 3 होता। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 4 - x। x - 4 मत लिखना, x 4 में से निकाल रहे हो तो 4 में से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचा हुआ पोर्शन आएगा। दिस इज 4 - x। चाहो तो आप तो दोबारा इनको ऐड करके देख लो, 4 ही आने वाला है। इसका मतलब अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये अपना 4 - x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब तो कुछ है ही नहीं, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये नज़र आ रहा है, प्रोसेस सुन लेना पहले, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, कौन सा, क्योंकि प्रोसेस जरूरी होता है जानना। स्टार्ट करने से पहले पता लगे मैं कैलकुलेशन चालू कर दूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से। एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आया O M A, जिसमें है ये 5, ये A M मुझे नहीं पता जो कि फाइंड करना है, ठीक है। और ये है X, मुझे पता है, मैंने माना X। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, ये है A, ये है M, ये है O डैश, ये है 3, ये है 4 - x और यहाँ भी AM है। मैं क्या करने वाला हूँ सुन लो ध्यान से पहले,
मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसमें, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसमें, दोनों में पाइथागोरस लगेगी, दोनों का कंपैरिजन होगा, वहाँ से हम x की वैल्यू को टारगेट करेंगे, जैसे ही x निकलेगा आपका ये AM निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब लगाओ इन ट्राइंगल AMO, दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं लगाने की कोशिश करूँ तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो मैं पहले लिख दूँ बेस स्क्वायर x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AM स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25। यहाँ से अगर मुझे AM स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको काम लो बाद में काम आएगा। ठीक है, इसमें लगाई पाइथागोरस। तो सिंपल तरीका है, क्वेश्चन रटना नहीं है, बेसिक डायग्राम बनेगा, जो जो इन्फॉर्मेशन पता है वो लिखते जाओ। एक नॉलेज लगाई कि सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, उससे पता लगा भाई ये जितना होगा उतना ये होगा और ये 90 डिग्री होगा। हमारे हेल्प कर रहे हैं 90 डिग्री, क्योंकि हम पाइथागोरस लगा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में हमने सारी डायमेंशन मेंशन करके 2 सेपरेट डायग्राम बनाए प्यारे प्यारे, जो हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही अगर आपको साइड से रिलेटेड कुछ काम करना है तो आप खुद बताओ क्या काम करोगे, बोले जी हम पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, तो वही पाइथागोरस लगा रहा हूँ, एक बार इसमें लगाई एक बार इसमें लगेगी। जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो वही हो गया क्या कि बेस का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AM स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। अब आपके पास कई तरीके हैं करने के, क्या आप चाहो तो AM स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप चाहो तो पहले यहाँ से AM स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और AM स्क्वायर की वैल्यू ये होगी और AM स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, दोनों को कंपैरिजन करना है, तब भी आंसर निकल जाएगा। कुछ भी कर सकते हो। मैंने क्या करा, इस इक्वेशन से AM स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसमें रख दिया। पहले इसको सोल्व कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लग गया। फिर AM स्क्वायर की वैल्यू को उठा के यहाँ से डायरेक्टली रख दिया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें ये कितना हो गया, 25 से 31 से 41। ठीक है, और 41 में से अगर 9 चले गए तो हो गया 32, उधर भेज दो, तो माइनस का 8x बराबर माइनस का 32, सोल्व कर लेना, x की वैल्यू हो गई 4। x4 बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आने वाली है, मैं बाद में समझाऊंगा, पहले अपन अपना काम कर लेते हैं। x निकला 4, जब x 4 निकला, लेकिन मेरा टारगेट तो AM निकालना है, तो मैं x इक्वल टू 4 को उठा के इसमें रख दूँ, तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा AM स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 दैट इज 9। AM स्क्वायर इक्वल टू 9, तो AM की वैल्यू प्लस माइनस 3 होती है, लेकिन डायमेंशन नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो प्लस माइनस 3 में से कौन सी वैल्यू लोगे, ओनली 3 की वैल्यू लोगे। ठीक है, तो AM हो गया 3 सेंटीमीटर, तो पूरा AB कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ AM। क्यों, क्योंकि सर जितना ये है 3 उतना ये 3 होगा, टोटल क्या हो जाएगा 3 + 3 6 है, 2 × 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या किया है सुन लो, काम की चीज़ है, बेसिक डायग्राम बनेगा, स्पेशल केस है ये मानता हूँ। ठीक है, वो भी समझाऊंगा स्पेशल केस क्या है इसके अंदर, लेकिन वो वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे अब, क्योंकि स्पेशल केस याद थोड़ी रहने वाला है। तो बेसिक डायग्राम बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को सेपरेट करेंगे, दोनों में पाइथागोरस, एक की इक्वेशन से कुछ निकलेगा उठा के दूसरे में रखेंगे, ये प्रोसेस है। अब ये लिखने के बाद में आप लोगों को अब बड़े काम की चीज़ सुनना, बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई है इस केस में, क्या हुई है और फिर बताएंगे क्यों हुई है। यार यहाँ से x की वैल्यू 4 निकल गई, सुनना ध्यान से, ये अपना जो था ये O और O डैश और ये है M, मैंने इसको x माना था और इसको माना था 4 माइनस एक्स। ठीक है, x ही 4 निकल गया, ये पूरा 4 निकल गया, और ये 4 माइनस 4 0 नहीं हो गया, मतलब पूरी लेंथ है 4, हमने मानी O डैश 4 है, हमने माना यहाँ से यहाँ तक 4 है, जो कि दे भी रखा है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4, और मेरा निकला x ही 4। अरे मेरा तो यहाँ से यहाँ तक ही 4 हो गया, मैं कह रहा हूँ कि पूरा 4 है और रिजल्ट निकल गया यहाँ से यहाँ तक ही 4 है, तो ये तो बाबा जी का अंडा 0 बच गया। इसका मतलब MO डैश कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। क्या हुआ इस केस के अंदर कि ये ही 4 हो गया यहीं तक, ये डिस्टेंस है ही नहीं। सर ये जब डिस्टेंस ही नहीं है, इसका मतलब O डैश पॉइंट यहाँ तक नहीं जाएगा, नहीं, O डैश पॉइंट यहीं है। कुछ खेल हुआ, लगा कुछ चमत्कार जैसा, कि ये क्या बात हो गई कि ये पॉइंट यहाँ तक हमने ले रखा है। सॉरी बेटा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, ठीक है, इसलिए वीडियो लेक्चर भी नहीं आए थे। तो ये पॉइंट फालतू का हो गया यार,
हम तो ऐसे भी देख रहे थे कि 2 पॉइंट आना, इसका मतलब ये ओ डैश पॉइंट यही है, और अगर ओ डैश पॉइंट यही है, यहाँ कुछ है ही नहीं, ओ डैश पॉइंट यही था और हमें दे रखा है इसका रेडियस, तो रेडियस यही 3 हो गया है, ये 4 दे रखा है, तो डायरेक्टली पाइथागोरस लग के 3 निकल जाता है। इतना लंबा तामझाम क्यों करा? नहीं समझे? दोबारा समझो। हम बोल रहे थे कि ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है, ये ओ, ये ओ डैश, समझना जरूरी है। देखो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आप कहीं भी मिल जाएगा, सिचुएशन समझना जरूरी है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एम। सर आप तो बोल रहे थे कि ये है 4 पूरा, अरे 4 तो यही हो गया, इसका मतलब ये नील है, कुछ नहीं है। जब ये कुछ नहीं है तो ओ डैश पॉइंट यहाँ तक जाके ओ डैश नहीं मार्क करेंगे, ओ डैश को यहीं मार्क कर देंगे। क्यों? क्योंकि ओ डैश 4 है, तो 4 तो यही हो गया। अरे जब ये 4 हो गया और ये 5 दे ही रखा है, तो फिर तो सर पाइथागोरस डायरेक्ट लग के 3 निकल के आ गया ना ये, और ये भी 3 हो गया, 6 होगा। इतना लंबा छोड़ा क्यों किया? क्योंकि हमें नहीं पता था सिचुएशन होने वाली है, ठीक है। हम तो जनरल लेके चले और जनरल से हमें पता लगा ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब डायग्राम हमारा इस केस में बनता कैसे, और अब प्रैक्टिकली डायग्राम का मीनिंग समझो कि ऐसा हुआ क्यों। इसने बोला एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है, तो आप खुद बताओ इसके सेंटर से यहाँ तक 5 होगा? बोला जी बिल्कुल होगा। फिर बोला इसके सेंटर से दूसरे सर्किल का सेंटर 4 पे ही है। अरे यहाँ से 5 तो यहाँ तक पहुँचता है, तो 4 तो यहीं कहीं रुक जाएगा, यानी दूसरे का सेंटर तो यहीं हो गया। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 ही है, तो 4 तो 5 से छोटा ही होता है, अंदर ही होगा। अरे दूसरे सर्किल का सेंटर यहाँ है और इसकी रेडियस है 3। आप खुद सोचो, यहाँ से यहाँ तक 4 है तो 3 यहाँ कहीं होगा, तो दूसरा सर्किल तो कुछ ऐसा बना। ठीक है, प्रैक्टिकली बना के देखना इस चीज़ को, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और दोनों की जो कॉमन कोड होगी वो तो यहीं से पास करेगी। डायग्राम थोड़ा अजीब सा बन गया इसलिए हो रहा है। दोनों की कॉमन कोड कहाँ से पास करेगी? दोनों की कॉमन कोड एक्चुअल में सेंटर से ही पास करके जा रही है। तो ये अपन को नॉलेज नहीं थी क्वेश्चन पढ़ने पर, इसलिए मैंने आपको जनरल डायग्राम बना के दिखाया वहाँ से वो, वरना आपका डायग्राम ऐसा बनेगा कि यहाँ से यहाँ तक 4 है, ठीक है, ये 5 है और इसकी रेडियस, तो सर्किल की रेडियस ऑटोमेटिकली 3 है, तो ये वाला तो 3 हो ही गया, तो डायरेक्टली बन के आ जाता है। कुछ को समझ में आया होगा, प्रैक्टिकल डायग्राम बना के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जनरल डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता। इतना बात ये है, इतनी माथा पच्ची लगा के आप सोचोगे हर बार, जरूर नहीं हर बार आपका सेम सिचुएशन मिलेगी। लेकिन जनरल डायग्राम होगा तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो गया, अपने आप सही कर लेगा, अपनी सेटिंग कर लेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं? ऐसे सर्किल कॉन्सेंट्रिक, सेम सेंटर वाले, 2 सर्किल का सेंटर सेम हो। कंपास यहाँ रखा, 3 सेंटीमीटर की खोल के आर्क लगा दी, कंपास को सेम जगह रखा, लेकिन इस बार कंपास थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर दिया, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, 5 सेंटीमीटर आर्क लगा दी। सारे सर्किल जो आप बना रहे हो उनका सेंटर आप सेम जगह रख रहे हो, दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, तो इसने बोला हुआ है कि अपने पास में 2 सर्किल हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है, एक लाइन जा रही है इस तरीके से, ए इसको बी पॉइंट पे कट कर रही है, इसको सी पे कर रही है और यहाँ डी पे कर रही है, और आपको प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कैसे करें यार? ये टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है की क्या करता है यार, कोई कंसेप्ट तो काम आना चाहिए। कोड है? बोला जी बिल्कुल है। सेंटर है? हाँ। अरे सेंटर कोड के बीच में कुछ होता है क्या? हाँ, सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, उसका डिस्टेंस होता है। हो, बहुत बढ़िया काम। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए समझो कि मेरे पास में ये सर्किल C1 और ये सर्किल C2 2 सर्किल हैं, ये सेंटर O मान लिया मैंने। आप एक परपेंडिकुलर डाल दो इसके ऊपर M। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आप ये समझो कि बड़ा वाला सर्किल गायब हो गया, एकदम से बड़ा सर्किल गायब हो गया, आपको सिर्फ छोटा सर्किल C1 नजर आ रहा है। तो इन C1 बड़ा सर्किल गायब, बिल्कुल जादू हो गया, गायब हो गया, आपको सिर्फ छोटा सर्किल नजर आना चाहिए। और छोटे सर्किल में कुछ करामात हो रही है? बोले बिल्कुल हो रही है। क्या? बोले सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। अच्छा बदमाश, सेंटर से कोड को परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, और अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस पूरी कोड को, बाकी तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, ब्लर हो गया वो तो सब। सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाला, तो आप लिख सकते हो इन C1 OM
इज परपेंडिकुलर टू BC, ओनली BC कोड पे परपेंडिकुलर डाला तो कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। सो BM इज इक्वल टू MC, दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया कोड को, क्योंकि परपेंडिकुलर डालता हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पहले कोंग्रुएंसी कंसेप्ट से। ओके, ये रिलेशन 1। अब दूसरे सर्किल में, अब मुझे सिर्फ बड़ा सर्किल नजर आ रहा है, मुझे छोटू सर्किल नजर ही नहीं आ रहा। ओके, तो मुझे सिर्फ कोड AD नजर आ रही है, B और C पॉइंट तो जैसे मेरे लिए गायब ही हो गए हो, ठीक है। ओके, तो सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर डाला तो ये सेंटर, ये वाला जो परपेंडिकुलर होगा इसको भी दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। यस, तो यहाँ पर भी जो OM है वो परपेंडिकुलर है AD के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये भी दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, तो इसका मतलब आपका जो AM होगा वो MD के इक्वल होगा। अब मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। सर 1 में से 2 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 1 वाली चीज़ छोटी है, 2 वाली चीज़ बड़ी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट, और आपको तरीका पता है सब्ट्रैक्शन का, LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होता है, RHS में से RHS। तो LHS AM में से इसका LHS BM सब्ट्रैक्ट हुआ, इक्वल टू MD में से MC सब्ट्रैक्ट हुआ। AM में से BM गया, इस पूरे AM में से BM उड़ गया, तो क्या इतना सा पोर्शन AB नहीं बचा? इसमें से अगर ये उड़ा दो तो ये बचेगा। सो दिस इज AB, और इस पूरे MD में से MC उड़ गया तो ओनली CD नहीं बचेगा। हेंस प्रूव्ड, ठीक है, सिंपल था, बहुत बढ़िया।